हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने स्टडी प्लेटफॉर्म अंकित एकेडमी पर। दोस्तों, सीटेट पेपर 2 साइंस के लिए जैसा कि आप जानते हैं हम आपको पढ़ा रहे थे धातु और अधातु के बारे में, यानी मेटल और नॉन मेटल के बारे में हम आपको पढ़ा रहे थे, जिसमें हमने आपको बताया था धातु क्या होता है और इसके भौतिक गुण के बारे में हमने आपको बताया था। तो आज हमको पढ़ना है धातु के रासायनिक गुण के बारे में और आज हम पढ़ाएंगे आपको अधातु के बारे में। तो ये चैप्टर आपका आज कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद में हम इसमें जितने भी क्वेश्चन बनने वाले हैं उसको हम आपको लेकर आएंगे, प्रैक्टिस करवाएंगे, और जितने भी आपके प्रीवियस क्वेश्चन इससे आए हुए हैं उसको भी हम प्रैक्टिस करवा देंगे आपको, ताकि मान लीजिए इस टॉपिक से अगर कोई क्वेश्चन आपके पेपर में आता है तो छूटने को नहीं पाएगा आपसे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए और आपकी तैयारी बेहतर से बेहतर हो सके, जिससे आप परीक्षा में अच्छे से अच्छा नंबर ला सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, जो आपका धातु का रासायनिक गुण की बात करें, देखिए धातु की अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें यानी भौतिक गुण की बात करें, तो वो हमने आपको बता दिया था कि जितने भी आपके फिजिकल प्रॉपर्टी होते हैं, जैसे उनके अंदर कठोरता होती है, धातु के अंदर चमक होती है, धातु के अंदर तन्यता होती है, धातु के अंदर आघात वर्धनता होती है, इन सब गुणों के बारे में हमने आपको बताया था। और ये बताया था कि धातु जो है वो आपके इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत और उष्मा के यानी हीट के सुचालक होते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे, या ये तो आपके हो गए भौतिक गुण। आज हम पढ़ेंगे धातु के रासायनिक गुण के बारे में और अधातुओं के गुण के बारे में। अधातु क्या होता है और अधातुओं के भौतिक गुण के बारे में और रासायनिक गुण के बारे में आज हम पढ़ लेंगे। ये चैप्टर हमारा आज कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए, यहाँ पे है धातु के रासायनिक गुण। तो अगर हम धातु के रासायनिक गुण के बारे में बात करें तो सबसे पहला इसका गुण आता है कि जो धातु होते हैं वो ऑक्सीजन से क्रिया कर लेते हैं और बनाते हैं धातु ऑक्साइड। यानी धातु जो होते हैं वो ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाते हैं, धातु ऑक्साइड बनाते हैं, जिसकी प्रकृति क्या होती है, क्षारीय होती है। यानी जो धातु के ऑक्साइड होते हैं उनकी प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय होती है। ये क्वेश्चन कभी कभी आपके पेपर में पूछ लेता है कि जो धातु की प्रकृति होती है वो कैसी होती है। तो आपको बताना है कि धातु की प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय होती है। तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे। यानी इसकी जो प्रकृति होती है कैसी होती है, क्षारीय होती है। अगर इसको लिटमस पेपर पर रखा जाए तो ये लाल लिटमस को क्या कर देगा, नीला कर देगा। जो क्षार होते हैं वो क्या करते हैं कि लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे कि धातु की जो आपके ऑक्साइड होते हैं उनकी प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय होती है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे देखिए, ये मेटल आपका है, कोई मेटल यम है जो कि ऑक्सीजन से क्रिया करता है, तो वहाँ पे क्या बनाता है, मेटल ऑक्साइड बनाता है। तो ये आपका मेटल ऑक्साइड हो गया, जो कि इसकी प्रकृति क्या होगी, क्षारीय होगी। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखिए, आपका कैल्शियम क्या है, एक धातु है और उसमें उसने क्या कर लिया, ऑक्सीजन से क्रिया कर लिया, तो क्या बना लिया आपका कैल्शियम ऑक्साइड बना लिया, जो कि ये क्या है, चूना है आपका। और चूने की प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय होती है। तो याद रखिएगा कि धातु की प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय होती है। इसको हमने एग्जाम्पल को इसलिए लिया है कि आप ये समझ जाइए कि जो धातु की प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय होती है, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से पूछ लेता है आपका। तो ये चीज़ रिएक्शन आपका नहीं पूछेगा, उसमें खाली क्वेश्चन पूछेगा कि धातु की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है। तो ये कैसी होती है, क्षारीय होती है। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा, इसीलिए इस पॉइंट को हम ज़्यादा जोर देके बता रहे हैं आपको। अब देखिए, जो अगला पॉइंट हमारा है, सोडियम तथा पोटेशियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। ये भी क्वेश्चन आपका पूछ लेता है कि सोडियम और पोटेशियम को मिट्टी के तेल में कब क्यों रखा जाता है। सोडियम और पोटेशियम को मिट्टी के तेल में इसलिए रखा जाता है क्योंकि ये जल और ऑक्सीजन से क्या करते हैं, बहुत तीव्र गति से क्रिया कर लेते हैं। तो जो सोडियम और पोटेशियम है ये जल और ऑक्सीजन से बहुत तेज़ी से क्रिया कर लेते हैं, इसलिए इनको किस में रखते हैं, मिट्टी के तेल में रखते हैं। तो ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद में अगला पॉइंट जो हमारा है, धातु अम्ल, क्षार तथा जल से अपक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। ये भी चीज़ याद रखिएगा कि जो धातु होते हैं वो अम्ल और क्षार और जल से क्रिया कर लेते हैं और क्या निकालते हैं, हाइड्रोजन गैस निकालते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका अगर Mg है, अगर ये मान लीजिए HCl से क्रिया कर रहा है जो कि हमारा एक अम्ल है, तो ये क्या निकालेगा, यहाँ से ये बना लेगा MgCl2 बना लेगा, यहाँ पे MgCl2 बना लेगा और क्या बना लेगा, और यहाँ से क्या निकल जाएगा, हाइड्रोजन गैस आपका मुक्त हो जाएगा। तो ये चीज़ आप लोग याद रखें। अब इस अपक्रिया को बैलेंस करने के लिए यहाँ हम 2 से गुणा कर देते हैं। तो 2 से जब गुणा करेंगे तो ये क्या निकाल देगा, आपका हाइड्रोजन गैस निकाल देगा। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा कि क्या होता है कि जब हम धातु जो होते हैं वो अम्ल और क्षार से जब क्रिया करते हैं तो वहाँ पे क्या निकलता है, हाइड्रोजन गैस निकलता है। तो ये चीज़, इस पॉइंट को आप याद रखेंगे। ये भी क्वेश्चन आपका पूछ लेता है पेपर में। अब चलिए देख लेते हैं अगला पॉइंट क्या है। अगला पॉइंट हमारा है अधातु। देखिए, धातु जो हो गया उसका भौतिक गुण हमने अगले वाले वीडियो में पढ़ा दिया था, और इसका जो आपका रासायनिक गुण है उसको हमने इसमें पढ़ाया हुआ है। तो ये दोनों चीज़ आप लोग याद रखेंगे कि धातु के भौतिक गुण क्या होते हैं और धातु के रासायनिक गुण क्या होते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछता है। सीटेट के पेपर में खाली इसके गुण से ही क्वेश्चन पूछता है, बाकी इससे आगे वाला कोई क्वेश्चन नहीं पूछता है। तो अब देखिए, अब हम पढ़ेंगे आगे अधातु के बारे में। तो अब देखिए, जो हमारा अधातु है, अधातु क्या होता है, नॉन मेटल यानी
इसमें क्या होता है कि देखिए अब इसमें क्या होगा कि जो धातु के अंदर गुण नहीं होगा वो इसके अंदर होगा, जो इसके अंदर गुण नहीं होगा धातु के अंदर होगा। लेकिन अपवाद के कुछ रूप में ऐसे होते हैं कि जो दोनों के गुण में मिक्सचर पाए जाते हैं। देखिए जो अधातु होते हैं वो क्या होते हैं, वे पदार्थ होते हैं जिनके अंदर चमक, ध्वनिक या आघात और ध्वनिता या तन्यता या विद्युत और रसायन के, इन सभी क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। यानी जो गुण आपके धातु के अंदर था वो गुण क्या होगा, अधातु के अंदर नहीं होगा। तो जब धातु वाले गुण इसके अंदर है ही नहीं है तो क्या हो जाएगा, ये अधातु हो जाएगा। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा कि जितने भी गुण धातु के अंदर होते हैं वो अधातु के अंदर नहीं होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे अपवाद के रूप में हैं कि धातु वाले गुण इसमें किसके अंदर भी पाए जाते हैं। जो अपवाद आपके हैं जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं वो चीज़ आपको हम बताएंगे। तो ये चीज़ याद रखिएगा। जैसे क्या हो गया, सल्फर हो गया, ऑक्सीजन हो गया, फास्फोरस हो गया, ये क्या हो गए, आपके अधातु हो गए जिनके अंदर, इन अधातुओं के अंदर ये सब गुण नहीं पाया जाता है। यानी अधातु चमकीले नहीं होते हैं, ये क्या होते हैं, ध्वनित नहीं होते हैं, ये क्या होते हैं, आघात और ध्वनिता नहीं होता है इनके अंदर। यानी अगर हम इनको पीटेंगे तो ये टूट जाएंगे, ये चादर की तरह फैल नहीं जाएंगे। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर हम अधातुओं के भौतिक गुण के बारे में बात करें, इसमें यही सब आपको पढ़ना है कि अधातु जो होते हैं वो क्या होते हैं, गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए जो आपका धातु था वो क्या था, ठोस अवस्था में था, लेकिन जो अधातु होते हैं वो कैसे होते हैं, गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। तो याद रखिएगा इस चीज़ को कि अधातु क्या होंगे, गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। लेकिन कुछ अपवाद यहाँ पे, जैसे हीरा, आपका हीरा क्या है, आपका डायमंड, जो कि आपका एक अधातु है, जो कि क्या होता है, कठोर फॉर्म में होता है, यानी ठोस के रूप में पाया जाता है। और आपका ग्रेफाइट भी जो है, ये ऐसे दो अधातु हैं, ग्रेफाइट और हीरा, कि जो क्या होंगे, आपके ठोस अवस्था में पाए जाएंगे। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। और देखिए जो हीरा होता है वो क्या होता है, ये दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ होता है, ये अपवादी के रूप में है। जबकि ये गुण किसका था, ये गुण था धातु का। लेकिन अधातु में कौन है, हीरा दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ है, ये किसका गुण है, अधातु का गुण है। तो ये चीज़ क्या है, अपवाद के रूप में। तो ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे। हीरा जो है और ग्रेफाइट जो है, जो पेंसिल के बीच में जो ब्लैक कलर का जिससे आप लिखते हैं पेंसिल में, वो क्या है, आपका ग्रेफाइट है। तो ये दो क्या होते हैं कि आपके कठोर फॉर्म में पाए जाएंगे। अब देखिए एक अधातु के रूप में एक और अपवाद है जो कि ब्रोमीन का है। ब्रोमीन क्या होता है कि लिक्विड अवस्था में, यानी द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो ये चीज़ भी आप लोग याद रखेंगे। जबकि धातुओं का जो मूल गुण है वो क्या है, गैसीय अवस्था है, लेकिन ब्रोमीन लिक्विड अवस्था में, हीरा और ग्रेफाइट कठोर अवस्था में पाए जाते हैं। तो इससे क्वेश्चन आपका बन सकता है, यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है। तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे। आगे चलते हैं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट देख लेते हैं। देखिए जो आपका अधातु होता है वो क्या होता है, पीटने पर चटक जाते हैं। जबकि जो आपका धातु था वो पीटने पे क्या था, फैल जाता था, यानी चादर के रूप में फैल जाता था, शीट के रूप में फैल जाता था। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि जो आपका ये अधातु है वो क्या है, पीटेंगे तो इसको चटक जाएगा, ये टूट जाएगा ये। फिर अगला पॉइंट देख लीजिए, अधातुओं में चमक नहीं होती है। अब ये क्या होते हैं, मलिन होते हैं, यानी इनके अंदर चमक नहीं होती है। जबकि धातु के अंदर क्या था, चमक था। तो जितने भी गुण धातु के अंदर थे वो गुण इसमें नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन कुछ अपवाद के रूप में आपको देखने को मिलेंगे। जैसे अपवाद के रूप में आयोडीन है। अब आयोडीन क्या है, एक अधातु है, लेकिन इसके अंदर क्या होता है, चमक होता है। आयोडीन क्या होता है, ये चमकदार होता है। तो ये अपवाद के रूप में है। तो इन चीज़ों को आप याद रखेंगे। देखिए बात होती क्या है कि हम जो है जनरल चीज़ें याद कर ले जाते हैं, लेकिन जो अपवाद वाली चीज़ें उनको याद नहीं करते हैं और क्वेश्चन हमारा वहीं से आ जाता है और फिर हम उसको बता नहीं पाते हैं। तो ये चीज़ याद रखेंगे आप लोग कि आयोडीन जो है वो चमकदार होता है अधातु होते हुए भी। अब आगे चलते हैं अगले पॉइंट पर। अधातुओं को हम तार के रूप में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, यानी तो उसके अंदर तन्यता का गुण नहीं पाया जाता है। तो ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे। अगर हम बात करें आगे अधातु की, तो अधातु जो होते हैं वो विद्युत और ऊष्मा के कुचालक होते हैं। तो ये चीज़ आप लोग अच्छे से याद रखेगा कि अधातु जो होते हैं वो क्या होते हैं, विद्युत और ऊष्मा के कुचालक होते हैं। लेकिन आप अपवाद में इसमें भी एक अपवाद है जो कि आपका ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट क्या होता है कि ये विद्युत के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। यानी जो आपका पेंसिल है, पेंसिल के बीच में जो ब्लैक कलर का जो आपको ग्रेफाइट मिलता है जिससे आप लिखते हैं, तो क्या होता है कि वो विद्युत का क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है। तो ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे। और जबकि बात क्या करें, अगर हम बात करें धातु की, तो धातु क्या थे आपके, वो क्या थे, विद्युत और ऊष्मा के सुचालक थे। जबकि ये क्या है, दोनों कुचालक हैं। लेकिन ग्रेफाइट भी यहाँ पे क्या है, अपवाद के रूप में है। अब आगे देखते हैं अगले पॉइंट पर। तो अगला पॉइंट जो है हमारा वो क्या है, जो आपके रासायनिक गुण हैं उनको पढ़ना है हमको। तो जो अधातु के जो आपके ऑक्साइड होते हैं, जो अधातु जो होता है जब ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो बनाता है आपका अधातु के ऑक्साइड बनते हैं। और उसकी जो प्रकृति होती है कैसी होती है, अम्लीय होती है। अधातु की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है, अम्लीय होती है। यानी अगर इसको हम लिटमस के ऊपर रखेंगे तो ये नीले लिटमस को लाल कर देगा। यानी अधातु जो होता है वो नीले लिटमस को लाल कर देता है। यानी इसके अंदर कैसी प्रकृति पाई जाती है, अम्लता की प्रकृति पाई जाती है इसके अंदर। तो याद रखिएगा कि जो धातु के ऑक्साइड होते हैं वो क्षारीय होते हैं, लेकिन जो आपके अधातु के ऑक्साइड होते हैं वो कैसे होते हैं, अम्लीय होते हैं। जैसे सल्फर है, ये क्या करेगा, ऑक्सीजन से क्या करेगा, तो क्या बना लेगा, सल्फर डाइऑक्साइड बना लेगा, जिसकी प्रकृति क्या होगी, आपकी अम्लीय होगी। और ये जो होगा
और ये क्या होगा, नीले लिटमस को लाल कर देगा। तो ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे कि जो अधातु की प्रकृति होती है वो कैसी होती है, वो होती है अम्लीय। अब आगे बात करें तो जो हमारा अगला पॉइंट है, पॉइंट नंबर हमारा 2 है, ये अधातु जो है वो अम्ल और क्षार से क्रिया नहीं करते हैं। तो ये पॉइंट आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि जो पिछली बार आपका पेपर हुआ था 21 जनवरी को, उसमें ये चीज़ पूछा गया था कि अधातु जो होते हैं वो अम्ल और क्षार से क्रिया करते हैं कि नहीं। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो अधातु होते हैं वो अम्ल और क्षार से क्रिया नहीं करते हैं, और अधातु जो होते हैं वो अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार होते हैं। यानी अधातुएं क्या होती हैं, ये सबसे पहले ऑक्सीजन से क्रिया करती हैं तो बनाती हैं अधातु ऑक्साइड, उसके बाद में जल से क्रिया कर लेती हैं तो ये बना लेती हैं आपके ये अम्ल का निर्माण करती हैं, जिससे क्या होता है वो वर्षा के पानी में मिल जाता है और एक एसिड रेन के रूप में पृथ्वी पे नीचे चला आता है, जिससे कई सारी हानियाँ होती हैं। जैसे हमने आपको बताया था, जब हम आपको अम्ल, क्षार और लवण बताए थे तो उसमें हमने बताया था कि जो आपका सल्फर डाइऑक्साइड है वो बनाता है सल्फ्यूरस अम्ल, और जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है वो बनाता है आपका कार्बोनिल अम्ल, और जो आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है वो बनाता क्या है, वो बनाता है नाइट्रिक अम्ल। जो एक अम्ल होते हैं जो क्या होते हैं, अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार होते हैं। जैसे यहाँ थोड़ा समझ लीजिएगा, सल्फर डाइऑक्साइड है, अब ये क्या करेगा, जल से क्रिया कर लेगा, तो जब जल से क्रिया कर लेगा तो ये बना लेगा H2SO3 यानी सल्फ्यूरस अम्ल बना लेगा। ये क्या है, एक अम्ल है और बारिश के पानी में मिल जाता है तो क्या होता है, एसिड रेन होता है। इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड है, मान लीजिए ये कार्बन क्या है आपका अधातु, जो कि ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बना लिया है आपका अधातु की ऑक्साइड बना लिया है, और उसके बाद में इसको हम जल से क्रिया कराएंगे तो बनेगा आपका कार्बोनिल अम्ल बनेगा, यानी H2CO3 बन जाएगा। H2CO क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा, और ये क्या होंगे, अम्ल वर्षा के रूप में ये भी क्या होंगे, जिम्मेदार होंगे। और इसी तरह से अगर हम NO2 की क्रिया कराएं जल से तो क्या हो जाएगा, ये जब जल से क्रिया कराएंगे तो ये बनेगा आपका नाइट्रिक अम्ल HNO3 बन जाएगा। ये भी क्या होगा, एक अम्ल के रूप में है, जो कि क्या होगा, अम्लीय वर्षा के रूप में जिम्मेदार होगा। तो यहाँ से देखिए, जो आपका सल्फर डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, ये सब क्या होते हैं, ये अधातु के ऑक्साइड हैं, जो कि जल से क्रिया करके क्या बना लेते हैं, अम्ल बना लेते हैं, जो कि आपके अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो इसका मतलब यही था कि जो अधातु होते हैं वो क्या होते हैं, अम्ल वर्षा के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो ये भी क्या है, इसका एक गुण है। आगे चलते हैं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट हम देख लेते हैं। देखिए, अधातुएं जो होती हैं वो वायु से क्रिया कर लेती हैं। अधातुएं क्या होती हैं, वायु से क्रिया कर लेती हैं, इसलिए इन्हें कहाँ रखते हैं, इसलिए इन्हें जल में रखते हैं। जैसे मान लीजिए क्या हो गया, फास्फोरस हो गया। अब फास्फोरस जो होता है वो वायु से इतना तेज गति से क्रिया कर लेता है कि इसको जल में रखना पड़ता है। तो ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे। क्वेश्चन यहाँ से पूछ लेता है कि जो फास्फोरस है उसको हम जल में क्यों रखते हैं, तो ये चीज़ आप यहाँ बताएंगे कि ये वायु से क्या होता है, तीव्र गति से क्रिया कर लेता है, इसलिए इसको हम किस में रखते हैं, इसको हम जल में रखते हैं। तो देखिए, चैप्टर आपका हो गया कंप्लीट। अब इसमें एक पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन भी यहाँ से भी पूछ सकता है कि लोहे पर जंग कैसे लगता है। जो लोहा आपका क्या है, लोहा एक धातु है। अब धातु में जब धातु क्या होगा कि आपका ऑक्सीजन से क्रिया करेगा तो बना लेगा आपका धातु ऑक्साइड बना लेगा, और वहाँ से क्या होगा कि उस पदार्थ पे जो कि जंग के रूप में होता है। जैसे मान लीजिए कभी कभी पूछ लेता है कि जो लोहे पे जंग लगता है वो किस रंग का होता है, या आपका कापर पे, यानी कापर जो आपका धातु है उस पर जो जंग लगता है वो किस कलर का होता है। तो अगर धातु की हम बात करें, धातु में क्या था कि जो लोहे का जंग है वो किस रंग का होता है, और जो आपका कापर का जंग है वो किस रंग का होता है। तो लोहे पे जो जंग लगता है वो भूरे रंग का होता है। किस रंग का होता है, भूरे रंग का होता है। लेकिन जो कापर पे जंग लगता है वो हरे रंग का होता है। तो ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे कि जो आपका लोहे पे जंग लगता है वो भूरे रंग का होगा, और जो आपका कापर पे जंग लगता है वो क्या होता है, हरे रंग का होता है। कभी कभी आप देखे होंगे कि जो आपके घर में कापर के यानी तांबे के जो आपके बर्तन होते हैं या तांबे के कुछ सिक्के होते हैं, कभी कभी उसको रख दीजिए तो उस पर हरे रंग के धब्बे बन जाते हैं। क्यों होता है, क्योंकि वो कापर पे लगने वाला जंग है। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। जैसे मान लीजिए लोहा है, तो लोहा आप जब आपका Fe2O2 से जब क्रिया करेगा ऑक्सीजन से तो बना लेगा आपका Fe2O3 बना लेगा। यहाँ पे बैलेंस बराबर करने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, और यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। आप क्या हो गया, बैलेंस आपके इस रिएक्शन में बराबर हो गया। यहाँ पे देखिए 3 दूना 6 आपके क्या है, ऑक्सीजन है, और यहाँ पे 3 दूना 6 ऑक्सीजन यहाँ पे हो गए, और यहाँ पे 4 क्या है आपका Fe है, तो यहाँ पे कितना हो गया, 4 Fe आपका हो गया। तो जो आपका Fe2O3 है वो क्या है, आपका जंग है, जो कि क्या है, लोहे पर लगने वाला जंग है, जिसका रंग क्या होता है, भूरा होता है। अब कापर की बात करें तो कापर जो होता है वो कापर जो होगा वो ऑक्सीजन से क्रिया कर लेगा, तो क्या बना लेगा आपका कापर ऑक्साइड बना लेगा, तो CuO बना लेगा। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देगा यहाँ पे, और 2 से मल्टीप्लाई यहाँ कर दीजिएगा बैलेंस बराबर करने के लिए। तो ये क्या हो जाएगा, आपका कापर ऑक्साइड हो जाएगा, जो क्या हो जाएगा, जंग के रूप में होता है। इसका रंग कैसा होता है, हरे रंग का होता है। तो ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे कि जो लोहे पे लगने वाला जंग है वो भूरे रंग का होगा, और जो कापर पे लगने वाला जंग है वो कैसा होगा, वो हरे रंग का होगा। तो चलिए, अब ये आपका चैप्टर क्या हुआ, कंप्लीट हो गया है।
अब आगे इससे जितने भी संबंधित आपके पेपर में क्वेश्चन आए हैं और जितने भी क्वेश्चन आने की संभावना है उन सबको लेकर आएंगे और आपका प्रैक्टिस करवाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, आगे मिलते हैं इसके प्रैक्टिस के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।